Good morning, students. This is class 8. Subject is science. Chapter number 9. The name of the chapter is force and pressure. Force means bal and pressure means dabav. Today we will study about the force and pressure in this chapter. In previous classes you have learnt how objects move. पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं मूव करती हैं, गति आती है, कैसे चलते हैं. यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. आप ये जानते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, चलने वाला वस्तु, जैसे आप बॉल को ही ले लीजिए, उसको हम लोग ठोकर मारते हैं, वो चलने लगती है ज़मीन पर और थोड़ी देर के बाद उसकी स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है. Sometimes it may change its direction of motion. और कभी कभी क्या होता है, ये अपनी दिशा भी बदल देती है, अपने चलने की दिशा बदल देती है. Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster? क्या आपने ये सोचा है कि कोई भी वस्तु चलते चलते कैसे वो धीमे हो जाती है या उसकी गति बढ़ जाती है. और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या क्या होता है, इसने अपनी दिशा भी बदल देती है. ऐसा क्यों होता है? इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ फुटबॉल इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इटसेल्फ. अगर कोई फुटबॉल आपके सामने रखी गई है तो वो फुटबॉल अपने आप नहीं चलने लग जाएगी. यू हैव टू इंटरैक्ट विद द फुटबॉल. आपको उस फुटबॉल के संपर्क में आना पड़ेगा बाय पुशिंग और पुलिंग इट. या तो आप इसे पुश करिए, ढकेलिए, या उसे अपनी तरफ खींचिए. बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर बल लगाइए. टू मेक इट मूव, किसी भी कोई भी फुटबॉल है, आप अगर खड़े हैं उसके सामने तो वो चलने नहीं लग जाएगी. आपको उसको मूव करने के लिए या तो उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. उस पर आपको अपना बल लगाना पड़ेगा. जैसे आप बल लगाते हैं, कोई ताकत लगाते हैं, ये चलने लगता है. In this case, the football is either made to move faster or slower, or its direction of the motion is changed. अब हम लोग अगर फुटबॉल को ही ले लें तो ये या तो तेज चलने लगेगी, या ये धीरे हो जाएगी, या ये अपनी दिशा बदल लेगी. We can say that force has been applied on the ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस बॉल पर फोर्स लगाया गया, एक बल लगाया गया, उसको किक किया तो बहुत दूर वो चला गया. थ्रो किया, अगर फ्लिट किया, कस के अगर उसको थ्रो करा तब भी वो चला जाएगा. तो इसमें हम लोगों ने बल लगाया. बल लगने पे स्थिर जो बॉल है वो मूव करने लगेगी, और अगर मूविंग करके बॉल है दूसरे डायरेक्शन में हम लोगों ने अपना बल लगा दिया तो वो रुक जाएगी. We use force to perform the various day-to-day activities. हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा काम को करने के लिए फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं. ऑब्जर्व द यूनिट. अब ये देखिए, ये जो पिक्चर है उसको आप देखिए. डू द एक्टिविटी शोन दिस पिक्चर रिक्वायर फोर्स. क्या ये जितनी भी पिक्चर है आप देख रहे हैं, इसमें क्या बल लगा है? देखिए, ये बकेट उठा रहा है, इसमें बल लगा. इसने दोनों हाथ से बहुत बड़े बड़े बैग को उठाए हुए हैं. गोल्फ स्टिक से ये बॉल को मार रहे हैं. टूथपेस्ट से बल लगा है तभी टूथपेस्ट से वो निकल रहा है. और यहाँ पे देखिए कट कर रहे हैं. तो हर जितनी भी पिक्चर है दैनिक जीवन में हम लोग जिसमें काम करते हैं उसमें कोई चीज़ का बल लगाते हैं. व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? वी ऑफन यूज द फोर्स इन एवरीडे लाइफ. हम लोग अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में फोर्स, बल लगाते हैं. एवरीडे लाइफ, रोज के दैनिक जीवन में. जैसे देखिए कौन कौन से हैं. पुश, पुल, स्ट्रेच एंड स्क्वीज. पुश धकेलना, पुल खींचना, स्ट्रेच फैलाना, स्क्वीज मतलब निचोड़ना. द बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग. A body cannot start moving or stop its motion or change its speed or direction or shape itself. कोई भी वस्तु न अपने आप न ये चलने लगती है, न चलते हुए अपने आप रुक सकती है,
न ये अपनी स्पीड यानी कि गति बदल सकती है या अपनी दिशा बदल सकती है। अपने आप इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अनलेस फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि हम इसमें अपना बल प्रयोग न करें। वी अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बल लगाते हैं काम करने के लिए। लिफ्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास उठाते हैं। राइड ए बाईसाइकिल, साइकिल चलाते हैं। पुश द switch of the TV set to put it on or open the car door to get in and so on। ग्लास का पानी उठाते हैं, साइकिल पे चलते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं टीवी का, या कार के दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। सपोज यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। मान लीजिए कि आप किसी खड़ी हुई है कार, वो चल नहीं रही है, उसके आप पीछे खड़े हैं। विल द कार मूव ड्यू टू योर प्रेजेंस? क्या आपके खड़े होने से ही क्या वो कार चलने लगेगी? इफ यू नाउ बिगिन टू पुश द कार, बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग खड़े रहेंगे, उससे कार नहीं चलेगी। इफ यू बिगिन पुश द कार, अब आपने कार को धक्का देना शुरू कर दिया। दैट इज यू अप्लाई ए फोर्स। वो क्या है? आपने बल का प्रयोग किया। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब कार जिस तरफ आपने बल लगाया है उसी की ही दिशा में कार आगे बढ़ने लगेगी। ऑब्जर्व दैट यू हैव टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब आपने क्या देखा? ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, देखा कि जैसे ही आपने कार को पुश किया है ये कार आगे बढ़ने लगी, मूव करने लग गई, चलने लग गई। इन दिस केस you have to interact with the car by pushing or pulling it। अब क्या हुआ? अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा? कार के साथ हमारा संपर्क हुआ। हमारा संपर्क कार के साथ हुआ, या हम लोगों ने उसे धक्का दिया या उसको खींचा। by applying force on it। कैसे? क्योंकि हमने उस पर बल लगाया। to make it move, उसको मूव करने के लिए, उसमें चाल डालने के लिए, उसमें गति पैदा करने के लिए, चलाने के लिए हम लोगों ने क्या, किस चीज़ की आवश्यकता हुई? हम लोगों को बल लगाने की आवश्यकता हुई। We therefore conclude that objects must interact with each other of a force to come into play। इस तरह से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कोई भी वस्तु के साथ एक दूसरे के साथ जब वो उनका संपर्क होगा तो और उसमें बल लगेगा तभी वो काम करेंगे, आगे चलेंगे। Forces in the same and opposite direction। पुश अ हेवी टेबल टू मूव इट। एक बहुत भारी एक टेबल को आप धक्का दीजिए उसको हटाने के लिए। यू माइट बी एबल टू मूव इट, मे भी हो सकता है कि आप उसको धक्का दे के उसको थोड़ा मूव कर सकें। विद द सम डिफिकल्टी, बड़ी परेशानी तो होगी ही, अकेले शायद नहीं खींचा जा सकता, लेकिन बहुत सारी उसके साथ मुश्किलों के साथ आपने धक्का दे दिया। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प बाय पुशिंग और पुलिंग विथ यू इन द सेम डायरेक्शन। अब अपने दोस्त से बोलिए कि आप अकेले धक्का दे रहे हैं तो हो तो नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से मूव कर रहा है। आपने अपने दोस्त को कहा भाई तुम भी उसमें अपनी बल लगा दो, अपनी ताकत जरा लगा दो इसको हटाने के लिए। डज द टेबल मूव मोर इजीली नाउ? क्या अब टेबल आराम से हट गया? जी हाँ, क्योंकि डबल बल लग गया, दूनी ताकत लग गई तो टेबल अपने स्थान से आराम से चला गया। पहले मुझे अकेले धक्का देने में परेशानी हो रही थी। वाई? क्यों? नाउ पुश द टेबल अगेन। अब फिर से टेबल को धक्का मारिए। बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द टेबल मूव नाउ? वाई? अब देखिए यहाँ पर दो लोग मिलके धक्का मारे, टेबल आराम से चली गई। अब आपने अपने दोस्त को कहा भाई ऐसा करो, मैं इधर से धक्का मार रहा हूँ, तुम इधर से धक्का मारो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो ये टेबल यहाँ से हटेगी ही नहीं, क्योंकि जितनी ताकत यहाँ से लग रही है उतनी ताकत यहाँ से लग रही है। तो दोनों की ताकत तो आके एक दूसरे को क्या कर रही है? न्यूलीफाई कर दे रही है, दोनों की ताकत को मिटा दे रही है, हटा दे रही है। तो जहाँ पर ये टेबल थी वहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं हटेगी। These activities suggest that, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? When the force are applied on the object in the same direction, they add up। जब बल लगता है एक ही दिशा में, दो लोगों का बल लगता है तो ताकत ज़्यादा हो जाती है।
द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द टू फोर्सेज। नेट फोर्स जो पूरा बल लगता है किसी ऑब्जेक्ट में वो दो बलों का सम है, जोड़ है। नेट फोर्स एक्ट एज द सेम डायरेक्शन एज द टू फोर्सेज। और जो हम लोग जो बल लगा रहे हैं, दो व्यक्तियों का जो बल लगता है उसी दिशा में जो बल लगता है वो कारगर सिद्ध होता है। When the forces are applied on the object in the opposite direction, they oppose each other। अब क्या हो रहा है, अब दोनों ताकत तो लग रही है, एक ही वस्तु पर ताकत तो लग रही है, लेकिन अलग अलग दिशाओं से, दो अपोजिट डायरेक्शन से, दो विपरीत दिशाओं से लग रही है। तो द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। अब जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, दोनों ताकतों का डिफरेंस है। इट एट द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। If two opposing forces are equal, the net force is 0। अब क्या होगा, दोनों तरफ से धक्का मारा, दोनों तरफ से धक्का लगा, नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इधर से भी वही धक्का मारा, इधर से भी वही धक्का मारा। दोनों धक्के जो हैं, दोनों तरफ का जो पुश है, दोनों तरफ की ताकत है, वो एक दूसरे की ताकत को न्यूलिफाई कर दे रही है, यानी कि उसको नील कर दे रही हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, हम जिस पर बल लगा रहे हैं, जिस टेबल पर बल लगा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशाओं से वो टेबल अपने स्थान से नहीं हिलती है। इन द गिवन पिक्चर शोज द टग ऑफ वार बिटवीन द टू टीम्स। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी टग ऑफ वार का होता है। तो क्या होता है, बच्चे दोनों तरफ टीम बनाकर रस्सी खींचते हैं, रस्सी खींचने की प्रतियोगिता। The rope will be moved in the direction of the team that applies more force। अब रस्सी किसी की तरफ जाती है जहाँ की जो टीम के बच्चे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ज़्यादा उसमें फोर्स लग जाता है, ज़्यादा बल लगा के खींचा, रस्सी उसी दिशा में चली गई। If the both team apply the same force, अब अगर सेम फोर्स लग गया, दोनों की ताकत सेम हो गई, rope will not move in any direction। तो रस्सी क्या है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये भी ताकत लगा रहे हैं, ये भी ताकत लगा रहे हैं, रस्सी जहाँ है 10 का 10 वहीं रहेगी। सडनली द टीम ऑन द लेफ्ट पुल्स हार्डर। अब अचानक वो ताकत तो लगा रहे हैं, अचानक एक टीम ने क्या किया, जो लेफ्ट की टीम थी उन्होंने खूब कस के अपना ताकत लगा दी, बल बहुत तेज प्रयोग किया। रोप मूव्स लेफ्ट। अब क्या हुआ, रस्सी क्या हुई, सब लेफ्ट की तरफ वो रस्सी चली गई। बिकॉज द फोर्सेस आर नो लॉन्गर इक्वल। क्योंकि जो बल है वो बराबर नहीं रहा। फोर्सेस टुवर्ड द लेफ्ट इज मोर देन द फोर्सेस टुवर्ड द राइट। जो बल लगा है लेफ्ट में, यानी कि बाएं साइड में जो बल लगा वो ज़्यादा था दाएं साइड के बल से। Now we know that the force could be larger or smaller than the other। अब हम लोगों ने ये जाना कि फोर्स बल जो है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एक दूसरे की तुलना में। The strength of the force is usually expressed by its magnitude। मैग्नीट्यूड के द्वारा, केंद्र के द्वारा किसी भी बल की ताकत को पहचाना जा सकता है। We have also to specify डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। हम लोग को बस ये जानने की ज़रूरत है कि डायरेक्शन, किस दिशा में वो फोर्स काम कर रहा, बल काम कर रहा है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, द इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। अगर डायरेक्शन बदल गया, अगर उसकी दिशा बदल गई, जिस तरफ से फोर्स लगाया गया है, तो आप समझिए कि उसका इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। इन जनरल मोर देन वन फोर्सेज में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है और किसी भी वस्तु पर एक से ज़्यादा तरह के बल लगते हैं। हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जो प्रभाव पड़ता है वो नेट फोर्स का पड़ता है। इफेक्ट ऑफ द फोर्स, बल का प्रभाव। फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ द मोशन इनटू द स्टेट ऑफ द रेस्ट। बल लगाकर किसी भी मोशन, गति वाली चीज को रोका जा सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी मेड टू स्टॉप बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है उसको रोका जा सकता है बल लगाकर। फॉर एग्जाम्पल ए बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड। चलती हुई साइकिल में ब्रेक लगा दीजिए, साइकिल रुक जाएगी। वाइल प्लेइंग द फुटबॉल, गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल बाय कैचिंग इट। जब फुटबॉल खेलते हैं गोलकीपर जो है बॉल को पकड़ लेता है, तो गति होती, बॉल में पकड़ लिया, गति रुक गई।
ही अप्लाइज फोर्स टू स्टॉप द बॉल। उसने, गोलकीपर ने क्या लगाया, उसने अपना बल लगाया उस बॉल को रोकने के लिए। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट इनटू द स्टेट ऑफ द मोशन। बल लगाकर जो चीज स्थिर है उसको गति में लाया जा सकता है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ओरिजिनली एट द रेस्ट बिगन टू मूव। कोई भी वस्तु अगर वो गति में नहीं है, अगर वो रुकी हुई है, उस पर बल लगा के उसे गतिमान करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन अ पर्सन बिल्ट पुल्स अ कार इट बिगन्स टू मूव। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ठेले को या कार्ट को खींचता है तो वो मूव करने लगती है, उसमें गति आ जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड इट आल्सो बिगन टू मूव। किसी भी वस्तु को आप ढकेलते हैं तो उसमें गति आ जाती है। द पुश इज द फोर्स विच मूव्स द ऑब्जेक्ट। पुश, ये जो ढकेलना है, वही एक बल है जो किसी भी वस्तु को गति में लाती है। फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और कंप्लीटली स्टॉप या उसे बिल्कुल भी रोक देती है मूविंग ऑब्जेक्ट को। इन फुटबॉल फोर्स इज अप्लाइड बाय द गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल मूविंग टुवर्ड्स द गोल। हमने फुटबॉल का मैच देखा होगा, जब सब प्लेयर्स मारते हैं फुटबॉल को और वो गोलकीपर गोल की तरफ आती है, गोलकीपर उसको पकड़ लेता है, तो उसने क्या लगाया, उसने बल को लगाया और मूविंग बॉल को उसने रोक दिया। इन ऑर्डर टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु जिस दिशा में आ रही है उसके विपरीत दिशा से अपना बल लगा देते हैं। उसकी विपरीत दिशा से बल लगाकर मूविंग ऑब्जेक्ट को गुचलते हुए गतिमान किसी वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स, बल के द्वारा किसी भी गतिमान वस्तु के डायरेक्शन यानी दिशा में भी बदलाव आ सकता है। When a batsman hit the ball with his bat, he applies forces to change the direction of the motion of the ball। जब बैट्समैन जो क्रिकेट आपने देखा होगा, बैट्समैन जो होता है वो बॉल को हिट करता है और हिट करके वो जो बल लगाता है उससे बॉल की दिशा को बदल डालता है। If you allow a moving ball to hit the palm of your hand, force is exerted on the ball which changes direction on the motion। अब आप क्या करते हैं, मूविंग बॉल को अपने पाम, ये पाम का मतलब क्या होता है, आपकी हथेली से हिट करते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, बॉल के ऊपर बल लगता है तो ये अपनी दिशा बदल देती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम लोग फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु के साइज को, आकार और आकृति को भी बदल सकते हैं। बाय स्क्वीजिंग और प्रेसिंग यू कैन चेंज द शेप ऑफ द क्ले। क्ले होता है मिट्टी, उसको आप स्क्वीज करिए, उसको कस के प्रेस करिए, दबाइए, निचोड़िए तो उसका क्या होगा, क्ले जो गीली मिट्टी होती है उसका आकार बदलता है। जिसे आपने देखा होगा कि आकार, गीली मिट्टी का आकार बदल कर ही कुम्हार उससे बर्तन और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। वी कैन पुल ए स्प्रिंग विद एक्सटेंडेड। अब हम लोग किसी भी स्प्रिंग को आप पकड़ लीजिए, स्प्रिंग को पकड़ के आप दोनों तरफ से खींचिए, देखिए वो बढ़ जाएगा। पुश इट द स्प्रिंग विच कंप्रेसेस इट, और उसको दोनों तरफ से स्प्रिंग को दबाइए, कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। डो इज शेयर्ड इन द फ्लैट चपाती बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जो आपने अपने घरों में देखा होगा, जो आटा माड़ा जाता है, आटा को पानी में डाल के मार के उसमें बल लगाया जाता है तो फ्लैट चपाती से रोटियां बनाई जाती हैं। दिस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग बल का प्रयोग करके किसी भी वस्तु की शेप, आकार, साइज को भी बदला जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। फोर्सेस, बल का वर्गीकरण। Contact force, the forces which are applied on an object by the virtue of its contact with the other object or a person are called the contact force। Contact माने संपर्क में आना। जब भी कोई बल लगता है, किसी वस्तु पर बल लगता है, जब वो किसी और वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा वो जब उसके संपर्क में आता है तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर मतलब पेशीय, अपने हाथ पैर के द्वारा हम लोग जो अपना बल लगाते हैं, उसको टच करते हैं, उसको कांटेक्ट में, उस वस्तु को कांटेक्ट में आता है तो वो मस्कुलर
फोर्स कहलाता है। और फ्रिक्शनल का मतलब रगड़ खाना, एक कोई वस्तु दूसरे वस्तु से रगड़ जो खाती है, फ्रिक्शनल फोर्स उसमें लगता है, उस वस्तु को ढकेला जाता है या खींचा जाता है, जो वो रगड़ खा के वो भी एक फोर्स है। और ये दोनों को कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट हम लोग इसलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पहला हम लोग मस्क्यूलर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेशीय बल। The force required to push, pull, lift the object is produced by the muscle in our body. किसी भी वस्तु को उठाने में, रखने में, खींचने में और ढकेलने में हम लोग की पेशियों की शक्ति रखती है। हमारे जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों की शक्ति रखती है हमारे शरीर की। एंड हेंस इट इज कॉल्ड, और इसलिए इसे मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स चेंज आइदर पोजीशन, शेप, साइज ऑफ ए सब्जेक्ट। और ये जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, ये जो अपनी पेशीय मांसपेशियों जो ताकत हम लोग लगाते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी शेप बदल सकता है, उसकी साइज बदल सकता है और उसकी पोजीशन यानी कि उसके स्थान को भी बदल सकता है। Muscular force on an object, our body has to directly, indirectly in contact with the object. जब हम लोग मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, पेशीय ताकत की बात करते हैं, जो बल लगाते हैं, उसमें हमारा शरीर चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु के संपर्क में आता है। दस मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह हम लोग कहते हैं मांसीय पेशीय जो बल लगता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल मीन्स रगड़ खाना। द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग किससे कहते हैं? जब किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से रगड़ खाते हैं। कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, वो दूसरे वस्तु के संपर्क में जो आती है, जब हम लोग उसे खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उसके नीचे दूसरे वाले वस्तु से वो रगड़ खाती है। तो ये जो रगड़ खाने का जो बल है उसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पर होता है। मूविंग ऑब्जेक्ट चलने, उसमें गति आनी चाहिए। एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और मोशन के डायरेक्शन के जो रगड़ होती है, जो फ्रिक्शन होता है, वो मोशन के डायरेक्शन की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। Since the force of the friction arises due to the contact between these two surfaces, it is called the contact force. क्योंकि जो हम लोग फ्रिक्शन देखते हैं, जो हम लोग रगड़ जो एक दूसरे से खाता है, उससे कांटेक्ट होता है दो सरफेस के बीच में, दो सतह के बीच में जो कांटेक्ट होता है, जो संपर्क होता है, इसलिए हम लोग इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब ये देखिए, यहीं पे हम लोग देखते हैं ये पुशिंग फोर्स, यहाँ से इसको ढकेला जा रहा है और ये मोशन। अब जब यहाँ से ढकेला जाएगा तो ये जो वस्तु है वो आगे को बढ़ेगी, मोशन होगा, गति होगी। और फ्रिक्शन किससे हो रहा है? गति। ये देखिए नीचे एक चीज रखी हुई है, इससे ये एक दूसरे से रगड़ खा रहा है, तो रगड़ खा रहा है तो फ्रिक्शन इधर को हो रहा है और पुशिंग इधर हो रहा है। तो पुशिंग जब ढकेला जा रहा है तो इसमें गति पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल, it is slow down and ultimately stops after moving some distance. अब हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, आप सारे बच्चे साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल चलाया जाता है तो हम लोग पेडल मारना छोड़ दें तो ये थोड़ी देर तक तो उसी गति को पकड़ी हुई है, तो उस गति से वो चलती जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर के बाद जाके क्या होगा? ये रुक जाएगी। सिमिलरली व्हेन वी रोल अ बॉल ऑन ए प्लेन ग्राउंड, इट मूव सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप्स। उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने किसी प्लेन सरफेस से, समतल मैदान है, उसमें हम लोगों ने एक बॉल को लुढ़का दिया, लुढ़क के थोड़ी देर तक तो वो फोर्स उसमें है, उतनी देर वो लुढ़केगा, फोर्स खत्म हो गया, बल खत्म हो जाता है, तो बॉल वहीं पर रुक जाती है। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी फ्रिक्शनल फोर्स है। बॉल किससे रगड़ खाती है? जमीन से। दैट एक्ट्स ऑन ए साइकिल और बॉल टू स्टॉप देम। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो रगड़ का जो बल है, वो किसी साइकिल को और बॉल को रोक देता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना संपर्क के कौन सी एक बल काम करती है? फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच आर एक्टिंग आर कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बल वो होते हैं जिसमें शरीर की ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे नॉन कॉन्टैक्ट कहते हैं। यानी बिना कॉन्टैक्ट के, बिना बल लगाए या बिना हाथ के
टच किए उस कांटेक्ट को कहते हैं नॉन कांटेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जांपल ऑफ द नॉन कांटेक्ट। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन है? ग्रेविटेशनल होता है, गुरुत्वाकर्षणीय बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक से संबंधित है। मैग्नेटिक चुंबकीय जो बल होता है ये नॉन कांटेक्ट है। पहला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट विद इन द फोर्स विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो धरती है इसमें, इस धरती, सारे बच्चे जानते हैं कि इस धरती में गुरुत्वाकर्षणीय बल है और इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षणीय बल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो धरती जिसको खींचती है उसको कहते हैं ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। हम लोग जानते हैं हमारी इस धरती पर, हमारे इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षणीय बल है। इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी दैट द थिंग्स ऑन द अर्थ फॉल डाउनवर्ड एंड नॉट द अपवर्ड। ये गुरुत्वाकर्षण का बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु जब हम लोग ऊपर उछालते हैं तो फिर वो धरती पर ही नीचे आती है, वो ऊपर नहीं चली जाती, क्योंकि धरती, जमीन जो है, अर्थ, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षणीय बल होता है। A ball throw up slows down and then fall down toward the earth because of the force of the gravity। किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, बहुत दूर तक ऊपर जाती है, उसके बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणीय बल के साथ ये नीचे आ जाती है। The gravitational force between the moon and the earth keep the moon revolving around the earth। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षणीय बल है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जिसके कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। इन फैक्ट आवर वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अस। और हम लोगों का जो वेट हम लोग को समझ में आता है, हम लोग का जो वजन है वो इसी धरती के गुरुत्वाकर्षणीय बल के द्वारा, बल के कारण ही हम लोगों का भी वजन पता चलता है। The weight of an object varies slightly at the different places on the earth। इस धरती पर हर डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अगर हम लोग किसी वस्तु का वेट देखें तो अलग अलग होगा, वेरी करेगा। स्लाइटली यानी बहुत थोड़ा सा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून इट विल वेट ओनली 1/6 एज मच एज ऑन द अर्थ। लेकिन किसी वस्तु को हम लोग अगर मून पर, चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इस धरती का 1/6 छठा हिस्सा उसका वेट वहाँ पर होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मून के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड एक्सर्ट ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसके लिए भी कारण ये है क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है और इसलिए बहुत कम ही गुरुत्वाकर्षणीय बल लगाता है। The force exerted by the charged body on the another charged or uncharged body is known as the electrostatic force. This force comes into the play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of the non-contact force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कहते हैं जब भी किसी भी चार्ज बॉडी हो और वो बल लगाती है किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर या अनचार्ज बॉडी पर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स तभी काम करता है जब भी कोई बॉडी एक दूसरे से संपर्क में नहीं आते हैं। जब बॉडी एक दूसरे के संपर्क में नहीं भी आएंगे तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए दूसरा एग्जाम्पल माना जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए ये बल कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे when the plastic comb is rubbed against the dry hair it acquires the electrostatic charge। जी, इसके एग्जाम्पल इसका ये है कि प्लास्टिक का जो कॉम होता है, जो कंघी हम लोग बालों में करते हैं, उसको हम लोग अपने बालों में अगर ड्राई, सूखे बालों में रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाता है।
विच कॉम इज एबल टू पुल द बिट्स ऑफ द पेपर, और इसके द्वारा ये कॉम जो है वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपने में खींच लेता है। इट हैपन्स बिकॉज द रबिंग ऑफ द कॉम इन द ड्राई हेयर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉम एंड एक्सर्ट द फोर्स अट्रैक्शन ऑन द बिट्स ऑफ द पेपर। ये इसलिए होता है कि जैसे हम लोगों ने कॉम को रब कर दिया ड्राई हेयर में तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज में वो ताकत होती है, वो बल होता है जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को खींच लेता है। द बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी, और जो बॉडी होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो किसी भी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, या रिपेल या कि विकर्षित कर सकता है, या पीछे ढकेल सकता है। मूव ऑन टू द डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ कॉम्ब एंड ए स्मॉल बिट ऑफ द पेपर, एक कॉम्ब लेना है और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेने हैं। रब द प्लास्टिक कॉम्ब ऑन द ड्राई हेयर, ड्राई हेयर में प्लास्टिक के कॉम्ब को रगड़िए। ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर, और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं पेपर के उसके साथ में लाइए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर, देखिए इसमें छोटे छोटे पेपर से क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा? यू विल फाइंड दैट द पीसेस ऑफ द पेपर गेट अटैच्ड टू द कॉम्ब। आपने क्या देखा कि ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कॉम्ब में लग जाते हैं। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लास्टिक कॉम्ब एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने इससे ये जाना कि जो फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होती है, उससे हमारा जो कॉम्ब है, जो हमारा कंघी है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लग जाता है बिटवीन द कॉम्ब एंड द हेयर विच कॉम्ब इज रब्ड। जहाँ पर कॉम्ब को रगड़ा गया है उसके बीच में और अपने हमारे बालों के बीच में जब ये संपर्क होता है, ये रगड़ खाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लग जाता है। Magnetic force, a large magnet is used to pick out the scraps of the iron from the garbage. मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल होता है, सब लोगों ने जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, चुंबक एक चीज होती है जो लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को वो खींच लेती है। लार्ज मैग्नेट इज मेड टू पिक आउट द स्क्रैप्स ऑफ द आयरन फ्रॉम द गार्बेज। बहुत बड़ा मैग्नेट जो चुंबक होता है उसको यूज किया जाता है गार्बेज यानी कूड़े से आयरन के सामान उठाने के लिए, जो लोहे के बने हुए सामान होते हैं। इट यूज टू फोर्स टू लिफ्ट द आयरन पीसेस, जो आयरन के पीसेस होते हैं, लोहे की पीसेस होते हैं, उसको उठाने का काम करता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म। इस बल को मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कहा जाता है। ए मैग्नेट अटैक द आयरन फिलिंग नेल्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट जो होता है वो लोहा, स्टील, निकेल और कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने में या खींचने की क्षमता रखता है। इस तरह से जितने भी आयरन के फीलिंग होते, नेल होते, कील वगैरह होते, वो सब वो खींच लेता है। इट कैन एक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, वो दूर से काम करता है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द इनविजिबल फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस। ये थोड़ी दूर से काम करता है क्योंकि इसके अंदर अदृश्य एक चुंबकीय बल होता है जो उसके पास भी आ जाएगा, गार्बेज के पास भी आ जाएगा, तो जितने भी लोहा, कोबाल्ट, स्टील के सामान हैं वो उससे उड़ के उसके पास से चिपक जाएंगे, जो बड़ा सा मैग्नेट होगा। मेजरिंग फोर्स, मेजरिंग फोर्स का मतलब होता है नापने वाला बल। Force is the term in the physics that is defined as influence that cause an object to change its state, rest or of motion। अगर फोर्स हम लोग कहते हैं, फोर्स एक टर्म है, फोर्स एक शब्द है, फिजिक्स में हम लोग बात अगर करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान की हम लोग बात करते हैं, तो ये एक प्रभाव डालता है किसी भी वस्तु पर जो इसके, अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब होता है स्थिर में, तो उसे मोशन में ला देता है, गति में ला देता है, और अगर गति में है तो वो इसे रेस्ट यानी कि स्थिर ला सकता है। इफ यू आर टोल्ड टू अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट यू वुड वांट टू नो द अमाउंट ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड इन विच डायरेक्शन। अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु पर बल लगाना है तो आप जानते हैं कि कितना बल उस वस्तु में लगाना है कि और किस दिशा में लगाना है कि ये वस्तु वहां से दूसरी जगह
उसकी गति हो जाए, वो आगे बढ़ जाए। या किसी चेयर में मान लीजिए आप उसको कहते हैं चेयर को हटाना है, तो आप उसी हिसाब से चेयर में उतने ही बल लगाएंगे तो चेयर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। अगर छोटी सी बेंच रखी है तो उसमें आपको जानते हैं आप किस दिशा में उसमें बल लगाना है और कितना बल लगाना, तो आप उसमें उतने ही बल लगाइएगा और उसी दिशा की तरफ आप उसमें बल लगा के उसको पुश करेंगे। अगर कोई भारी सी मेज है, उसको भी आप जानते हैं कि ये मेज भारी है, तो उसमें आपको कितना बल लगाना है, यानी चेयर और बेंच से ज़्यादा बल उसमें लगाना है और किस दिशा में उसको मूव करना है वो भी आपको पता है। Thus, to give the complete description of the required force, it is necessary to provide the magnitude and the direction to which it has to applied. और इस प्रकार से जब आपको पूर्ण उसकी जानकारी मिल जाती है कि इसमें कौन सी वस्तु को कहाँ तक ले जाना है और किस वस्तु को ढकेलना है, तो आपके मन में वो चीज़ बन जाती है, आपके मन में वो विचार बन जाता है कि तेज से उसमें बल लगाना है या धीरे से बल लगाना है और किस दिशा की तरफ उस वस्तु को ले जाना है। The characteristics of the force are magnitude, direction and point of the application. और अभी किसी भी फोर्स और बल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसको हम लोग कहते हैं उसके गुण होते हैं, वो हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ part number 1 of this chapter. Because the chapter is very long, so I am decided to make it in 2 parts, and the remaining part of the book you will find in my next video. Thank you, students.